वेलकम स्टूडेंट। बच्चों, आज हम जौ की खेती के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, एग्रीकल्चर में जौ की फसल रबी की महत्वपूर्ण फसल है और लगभग गेहूं की तरह ही सारी चीज़ इसमें की जाती हैं। फसल लगाने से लेकर फसल काटने तक की प्रक्रिया लगभग गेहूं से मिलती जुलती है। तो बच्चों, चलिए हम बार्ले यानी कि जौ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बार्ले जौ का बॉटनिकल नेम क्या है? बॉटनिकल नेम हार्डियम वल्गेयर। क्या है? हार्डियम वल्गेयर है। और कुल की बात कर लेते हैं हम, तो कुल इसका ग्रेमिनी कुल है, जिसको हम पोएसी भी बोलते हैं, है ना। हार्डियम वल्गेयर इसका बॉटनिकल नेम है और कुल क्या है? ग्रेमिनी कुल है, जिसको हम पोएसी भी बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम ये चीज़ें याद करते हुए चलना है, ठीक है। अब गुणसूत्र की चर्चा कर लेते हैं। गुणसूत्र, तो जौ का गुणसूत्र 2n14 होगा। कितना होगा? 2n14। पुष्पक्रम की बात कर लेते हैं, तो स्पाइक या हेड प्रकार का इसका पुष्पक्रम होता है। फल का प्रकार की बात करेंगे हम, तो फल का प्रकार कैरियोप्सिस फल का प्रकार हो गया। उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी एशिया, ये मोस्ट आईएमपी है, याद रखने की चीज़ें हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया। अच्छा, दक्षिण पूर्वी एशिया में आप गेहूं को भी रख देंगे, है ना। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई जौ का क्या हो गया? आपका उत्पत्ति स्थान हो गया, है ना। इसके आगे देखते हैं हम, सबसे प्राचीनतम फसल है ये, ठीक है। सबसे प्राचीनतम, विश्व की सबसे प्राचीनतम खाद्यान्न फसल जो 7500 बीसी पूर्व आई थी, है ना। तो ये जौ की फसल क्या है? बहुत प्राचीनतम फसल है, ठीक है। प्राचीनतम फसल से याद रखें कि पहले जौ ही चलती थी, ये समझ लो, जौ की ही रोटी ज़्यादा चलती थी, है ना। जो नाम है उसका वो किस भाषा से लिया गया है? तो वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। जो किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। शुरुआत में क्या हुआ कि जो जौ की फसल थी वो दो कतार वाली थी। उसके बाद में जौ की खेती हुई, लेकिन वर्तमान में 6 कतार वाली जौ की खेती हम कर रहे हैं, ठीक है। बोनेपन के लिए जिम्मेदार जीन कौन सी है? तो बोनेपन के लिए जिम्मेदार जीन UZU जीन बोनेपन के लिए जिम्मेदार है। जो जौ का बोनापन होता है उसके लिए जिम्मेदार UZU। अब फसल परागित की बात कर लें, तो ये स्वपरागित फसल है। क्या है? स्वपरागित फसल है। अब याद रहे कि मानव में किडनी संबंधी किसी प्रकार के रोग हैं, तो आप जौ खाएं, किडनी संबंधी रोगों में उपयोगी होगी या जो लाभदायक होगी, है ना। इसके बाद में जौ में जो स्टार्च होता है, जौ में स्टार्च माल्ट के रूप में होता है। किस चीज़ के रूप में होता है? जौ में स्टार्च माल्ट के रूप में होता है। इससे ईस्ट, अल्कोहल और बियर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? अल्कोहल, बियर और ईस्ट बनाई जाती है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखें कि जौ से माल्ट बनाया जाता है और उस माल्ट से फिर ईस्ट, अल्कोहल और बियर बनाया जाता है, ठीक है। इसके आगे याद रखेंगे, सर्वाधिक उपयोग बार्ले माल्ट का बनाने में किया जाता है। जो सर्वाधिक उपयोग है जौ का, वो माल्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, किसी अन्न को अंकुरित कर, अब माल्ट कैसे बनाया जाता है ये चीज़ जाने, कि जो किसी अन्न को अंकुरित कर फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने से जो प्राप्त उत्पाद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? माल्ट बोलते हैं, ठीक है। स्टार्च के रूप में रहता है माल्ट। उसी माल्ट से हम अल्कोहल, बियर और क्या बनाते हैं? ईस्ट बनाते हैं, है ना, ईस्ट बनाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं माल्ट का उपयोग कितने कितने प्रतिशत कहाँ कहाँ हो रहा है भाई। सबसे पहली चीज़ तो जौ से हमने क्या बनाया? माल्ट बनाया। और फिर उस माल्ट से हम बना रहे हैं बियर, तो बियर में इसका उपयोग 50% उपयोग बियर में कर रहे हैं हम माल्ट का, है ना। और उसके बाद में जो एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं, वो एनर्जी ड्रिंक में 50% उपयोग एनर्जी ड्रिंक में हो रहा है। अब दवाएँ 7% तो दवाएँ बन जाती हैं, ठीक है। और विस्की 8 से 10% उपयोग विस्की बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखेंगे आप कि भाई बियर बनाने में 50%, एनर्जी ड्रिंक बनाने में 25% और दवाएं बनाने में 7% व विस्की बनाने में 8 से 10% उपयोग किया जाता है। अब आगे हम ये जो नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ, ये बहुत मोस्ट आईएमपी, इनकी नोट्स आप खुद से भी बनाते चलिएगा, ठीक है। और यदि जिससे नोट्स वाले चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, जिससे कि मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा दूं, ठीक है। तो ये नोट्स आप बहुत मोस्ट आईएमपी नोट्स हैं, जो 3 से 4 बुक का संग्रह है, ठीक है। ऐसा मैं आपको इस
वीडियो में जो पढ़ाने जा रहा हूँ कि आप इससे बाहर कुछ नहीं देखेंगे, कोई भी एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। जो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस नोट्स के अंदर से ही आएगा, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं माल्ट की। माल्ट के लिए 6 पंक्ति वाला जो माल्ट बनाते हैं, तो माल्ट के लिए 6 पंक्ति वाला 6 रो वाला क्या जो के बजाय 2 पंक्ति वाला जो का उपयोग हम करते हैं। 2 पंक्ति वाला जो का उपयोग अभी हम जो का वर्गीकरण पढ़ेंगे ना, तब आप देखेंगे। तो 2 रो वाला आप क्या करते हैं, उपयोग करते हैं माल्ट बनाने के लिए, है ना। माल्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग 2 रो वाला होता है। इसके आगे हम चर्चा कर लेते हैं जौ के दाने में नमी कितनी होती है। तो जौ के दाने में नमी 12% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 12% होती है। अब यदि सूखा दाना है तो सूखा दाना है तो प्रोटीन आप देखेंगे उसमें 11.5% कार्बोहाइड्रेट, अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट है, 75% कार्बोहाइड्रेट लेके बैठा है भाई ये। और जौ की प्रोटीन की बात कर लें तो जौ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, याद रखना है, मोस्ट IMP क्वेश्चन बन के ये आ सकता है, एल्बुनोइड, ठीक है। तो जौ की प्रोटीन को हम कौन सी प्रोटीन बोलेंगे? एल्बुनोइड। एक बार रिपीट करें जरा, जौ के जो दाने हैं उसमें नमी होती है 12%, प्रोटीन होता है 11.5 और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है 75%, ठीक है। और जौ की प्रोटीन जो होती है वो एल्बुनोइड प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी आपको अच्छे से। आगे हम बढ़ते हैं। जौ के आटे में ग्लूटेन प्रोटीन नहीं होती, जैसे कि जौ के आटे में क्या होता है, ग्लूटीन प्रोटीन नहीं होती है ना। जौ के आटे में ग्लूटीन प्रोटीन नहीं होने से क्या होता है, रोटी का पाचन आसानी से हो जाता है। इसलिए तो हम किडनी प्रभावित, जो किडनी से जो कुछ प्रॉब्लम है किडनी में, उन लोगों को जौ खाने के लिए बोलते हैं ना, जौ की रोटी खाने के लिए बोलते हैं। तो बच्चों ग्लूटेन प्रोटीन जो होती है, जैसे कि गेहूँ में ग्लूटेन प्रोटीन होती है, इसलिए क्या होता है, गेहूँ का जो आटा होता है उसको जो जैसे रबर टाइप की जो प्रक्रिया होती है ना, रबर टाइप की, चिंगम टाइप की जो प्रक्रिया होती है, वो चिंगम टाइप की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम उसी किसके कारण होता है, वो ग्लूटेन प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। तो ये जौ में नहीं होती है ग्लूटेन प्रोटीन, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं लवणता और क्षारीयता सहनशील। ये अन्य फसल की अपेक्षा क्या होता है, लवणता और क्षारीयता अच्छे से सहन कर लेती है, ठीक। आगे हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है इसका। तो सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन जौ का होता है। और क्षेत्रफल की भी बात करेंगे हम, तो क्षेत्रफल भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जौ का मिल जाता है। अब हम मेन बात कर लेते हैं जौ की जातियों की, ठीक है। जौ की कौन कौन सी जातियां हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हार्डियम वल्गेयर। क्या पढ़ते हैं? हार्डियम वल्गेयर। तो हार्डियम वल्गेयर ये 6 रो बार्ले है। क्या है? 6 रो बार्ले, मतलब कि 6 कतार वाली जो है ये। कितनी कतार वाली? 6 कतार वाली। तीनों स्पाइकलेट उर्वर, तीनों उत्पादन कर सकती हैं, ठीक है। मतलब कि 6 कतार वाली जो होती है और 3 कतार जो है इसकी उत्पादन कर सकती हैं। और सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा बोया जाने वाला जो होता है ये हार्डियम वल्गेयर होता है, सबसे ज़्यादा बोया जाता है ये, ठीक है। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं, हॉर्डियम डिस्टिकन। हॉर्डियम डिस्टिकन बच्चों दूसरा होता है, ये पुराने ज़माने में यूज़ की जाने वाला जो था, ठीक है। ये 2 कतार वाली होती है और मैंने आपको बताया था ना, सबसे ज़्यादा माल्ट 2 कतार वाली हॉर्डियम डिस्टिकन से हम माल्ट ज़्यादा बनाते हैं। केवल मध्य स्पाइकलेट उर्वर होता है इसमें, ठीक है। मध्य स्पाइकलेट क्या होता है? उर्वर होता है। उसके बाद तीसरी की बात करते हैं, हॉर्डियम इरेगुलर। हॉर्डियम इरेगुलर में क्या होता है? 2 कतार वाला जो होता है ये भी, और इसमें तूस लेम्मा और सूक नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये 2 आपको समझ में आई होंगी, हार्डियम वल्गेयर है, हार्डियम डिस्टिकन है, हार्डियम इरेगुलर, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की जो आपने अभी देखा है। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं जलवायु की। जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु, इसको शीतोष्ण व नम जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जलवायु में अंकुरण इसका 25 से 30 सेल्सियस में होता है ना। और वृद्धि की बात करेंगे तो पौधों की वृद्धि 12 से 15 सेल्सियस पर इसकी वृद्धि होती है। अंकुरण के लिए 25 से 30 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और इसको शीतोष्ण व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अब हम आगे बात कर लेते हैं मृदा की बात कर लेते हैं। तो बलुई दोमट और दोमट भूमि उपयुक्त होती है, ठीक है। मृदा कौन सी उपयुक्त होती है? बलुई दोमट और दोमट मृदा जौ के लिए उपयुक्त होती है। अब आगे हम बात कर लेते हैं उन्नत किस्मों की, और उन्नत किस्मों की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे, है ना। तो उन्नत किस्म की बात करेंगे तो उन्नत किस्म, सबसे पहली हम उत्परिवर्तित किस्म की बात करते हैं, जिसमें हम जीन में परिवर्तन कर देते हैं। तो उत्परिवर्तन किस्म जो होती हैं, जो कि BM4
ये सबसे पहली किस्म है जो उत्परिवर्तित किस्म है। कौन सी किस्म है? उत्परिवर्तित किस्म है। IARI नई दिल्ली द्वारा ये दी गई है ना। अब दूसरी किस्म की बात कर लेते हैं, विशेषता वाली, मोल्या मोल्या निमिटोड रोग रोधी। तो ये एक रोग है मोल्या निमिटेड, ठीक है, निमिटोड, मोल्या निमिटोड रोग रोधी, मतलब ऐसी किस्म जिनको लगाने से मोल्या निमिटेड रोग नहीं होगा। वो किस्म RD 387, RD 2035, RD 2052 और RDB1 है ना। तो ये कुछ मोल्या निमिटेड रोधी किस्में हैं, है ना। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं हम लवणता सहनशील। लवणता सहनशील जो लवणता को सहले, ऐसी किस्म है BL2, बिलाड़ा 2 और RD 2552, है ना। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। ये ऐसी किस्में हैं जो आपको बहुत ही कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने मिलेंगी, है ना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं माल्ट बनाने के लिए। माल्ट बनाने के लिए आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि जौ से क्या बनता है? माल्ट बनता है ना। जौ से क्या बनता है? माल्ट बनता है। तो माल्ट बनाने के लिए सबसे अच्छी किस्म जो है वो क्लीपर है ना। क्लीपर है, अंबर है, RD 337 है, ठीक है, RD 337 है। तो ये मुख्य किस्म है जो माल्ट बनाते हैं इनसे। और छिलका रहित किस्म, जिसका छिलका नहीं होता है, ऐसी किस्म जिसका छिलका नहीं होता है ना। जैसे जिसका छिलका नहीं होता है, सबसे मुख्य और प्रमुख किस्म जो होती है वो डोलमा है ना। क्या है? डोलमा है। डोलमा है, कैलाश है, करण 3 है और करण 18 है और हिमानी, है ना। तो ये मुख्य किस्में हैं जो छिलका रहित किस्में हैं। अब हम बात करेंगे वर्ष 2012 में जो कि कई किस्म विमोचित की गई, कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा से विकसित हैं, जो RD 2786, RD 2794, है ना। तो ये मुख्य किस्में हैं बच्चों, ये बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है, विभिन्न एग्जामों में आपको देखने मिलेंगे, है ना। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं तुस एर्न टाइप किस्म का उद्गम इथोपिया में हुआ है ना। वैसे तो हम जौ का उत्पत्ति स्थान भी इथोपिया देखते हैं, पर आपको याद रखना है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया आपको जौ का उत्पत्ति स्थान याद रखना है ना। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं हम सामान्य किस्म कौन कौन सी हैं जो जौ की किस्म है, याद रखने वाली किस्म है, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने मिलेंगी। ये मोस्ट IMP बोल सकते हैं हम इनको, है ना। तो ये RS6 है, ज्योति है, अंबर है, आज़ाद है और रत्ना है, करण 16 है, करण 19 है, रेखा है, केदार, विजय, RDV2 है। और एक चीज़ जरूर याद रखें, जो रत्ना किस्म है, रत्ना किस्म है, ये आम की भी है और धान की भी है, ठीक है। आम की भी किस्म है और धान की भी किस्म है, याद रखने योग्य चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है ना, घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बीज दर की बात करेंगे। जौ की जो फसल होती है उसमें बीज दर कितनी, जैसी गेहूं की बीज दर है वैसे ही आपको बीज दर देखने मिलेगी, ठीक है। तो ये 100 kg पर हेक्टेयर, 100 kg पर हेक्टेयर बीज दर होती है। और बुआई का समय की बात कर लेंगे हम, तो बुआई का जो समय होता है मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर होता है ना। और दूरी की बात करेंगे हम 22.5 से 10 सेंटीमीटर आप दूरी निकाल सकते हो कुछ सूत्रों के माध्यम से, ठीक। आगे हम खाद और उर्वरक की बात कर लेते हैं। तो जौ में जो खाद होता है, सिंचाई क्षेत्र है आपका, ठीक है, सिंचित क्षेत्र है, तो NPK की मात्रा 80 50 किलोग्राम हेक्टेयर के मतलब आप कर सकते हो। और असिंचित क्षेत्र है तो NPK 50 30 30 होगा। और देरी से अगर आप बुआई कर रहे हैं तो NPK 40 30 20 का अनुपात रखेंगे, ठीक है। अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है थायो यूरिया घोल 0.5 ग्राम लीटर पानी की दर से फुटान के लिए। अगर आपको फुटान चाहिए, है ना, फुटान ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, थायो यूरिया का छिड़काव करेंगे। काय का छिड़काव करेंगे? थायो यूरिया का छिड़काव करेंगे 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, है ना। तो आप क्या करेंगे, फूलों को आने के लिए, फुटान के लिए इसका थायो यूरिया का छिड़काव कर देंगे, ठीक। और आगे हम बात कर लेते हैं अब अंतरा कृषि, मतलब कि आप कौन सी फसल के साथ में इसको लगा सकते हो और किस फसल के मतलब कितनी फसल इसके साथ में मिश्रित फसल के रूप में आप लगा सकते हैं। तो गेहूं में आप जिस तरीके से जो फसल आप लगा पा रहे हैं, तो वो फसल आप जौ में भी लगा देंगे, ठीक है। और सिंचाई की महत्वपूर्ण चर्चा हम करते हैं सिंचाई की, तो एक सिंचाई उपलब्ध यदि है, आप एक सिंचाई कर सकते हैं, तो वो कौन सी सिंचाई होगी जो आप करेंगे, तो वो होगी एक्टिव टिलरिंग स्टेज। एक्टिव टिलरिंग स्टेज आप 30 से 35 दिन में करोगे, ठीक है। कब करोगे? 30 से 35। जैसे आपने गेहूं में देखा था कौन सी अवस्था होती है जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, तो CRI अवस्था होती है, CRI अवस्था होती है कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही आपको जौ की क्या करना है, एक्टिव टिलरिंग स्टेज कर देना है 30 से 35 दिन में, ठीक है। अब उसके बाद हल्की दोमट मिट्टी है तो आप 4 से 5 सिंचाई कर देंगे, भारी मिट्टी है तो आप 2 से 5 सिंचाई कर देंगे, मतलब 3 सिंचाई आप महत्वपूर्ण होगी आपकी, ठीक। उसके बाद उपज की बात कर लेते हैं हम। तो उपज इसमें सिंचित क्षेत्र है तो 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपकी उपज देखने में होगी। और यदि असिंचित क्षेत्र है तो वहाँ पे 10 से 15 क्विंटल। और दाना व भूसा अनुपात इसका होगा 1:1.25, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो जौ को लेकर थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप जरूर इनको कॉपी जरूर कर लेंगे और बना लेंगे, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख कीट की। प्रमुख कीट की बात करेंगे, सबसे पहला कीट जो मोस्ट आईएमपी कीट है वो है गेहूं में एफिड्स। गेहूं में एफिड, तो बच्चों गेहूं में एफिड किस कारण से लगता है? वो होता है मैक्रोसिफम, मैक्रोसिफम मिस्केंथी। मैक्रोसिफम मिस्केंथी के कारण गेहूं में ये एफिड्स लगता है और इसका गढ़ होता है हेमिप्टेरा और कुल होता है एफिडिडी, है ना। और उसके बाद में ये काम क्या करता है? ये रस चूसने का काम करता है, मतलब फसल पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ठीक है, अब नियंत्रण हम कैसे करेंगे? इसका नियंत्रण हम डाइमिथोएट हम 30 EC के और 375 ml 500 लीटर पानी में छिड़काव इसका हम करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी कीट की बात कर लेते हैं, सैन्य कीट, है ना। सैन्य कीट की बात कर लेते हैं, तो सैन्य कीट आर्मी वर्म, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्मी वर्म, ये होता क्यों है? मिथिमना सेपराटा के कारक, इसका कारक है। और गढ़ जो होता है लेपिडोप्टेरा, क्या होता है गढ़ जो होता है वो क्या होता है? लेपिडोप्टेरा। और कुल कौन सा है? नेक्टुइडी। मतलब ये आप इंटोमोलॉजी में बहुत अच्छे से इनको मैं पढ़ाऊंगा, तब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रात्रिचर कीट है, रात्रि में ये इसका आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और मुलायम तथा सभी पत्तियों को ये खा लेता है, मतलब फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ये अधिक प्रकोप होने के कारण खेत में ऐसी हालत हो जाती है जैसे पशुओं ने चर लिया हो, जैसे पशु चर चुके होंगे, ऐसी हालत हो जाती है। ठीक है, अब हम तीसरा कीट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा कीट है दीमक। दीमक में बात कर लेते हैं हम ओडेंटोटर्मिस ओबेसस व माइक्रोटर्मिसिस ओबेसी, ये इसके कारण ये कीट का प्रकोप होता है। और गढ़ की बात कर लेंगे तो आइसोप्टेरा इसका गढ़ है। और कुल की बात कर लेंगे तो टर्मेटिडी, है ना, टर्मेटिडी इसका कुल है। तो ये दीमक बहुत खतरनाक है भाई, इसमें रानी होता है, राजा होता है, सैनिक होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। ये बहुत ही खतरनाक है और फसल को पूरे तरीके से खोखला कर देता है। क्या कर देता है? फसल को खोखला कर देता है। और इसका अगर हमको बचाव करना है दीमक से, तो क्लोरोफाइरिफॉस 20 EC 4 ml प्रति किलो के हिसाब से हम इसका छिड़काव करेंगे। ठीक है, बीज उपचार करके हम इसको मतलब लगाएंगे तो दीमक होने की संभावना कम होगी। तो मैंने आपको आज जौ के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है। इतने पॉइंट्स आप याद कर लें, बहुत महत्वपूर्ण होंगे और किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाते रहूँगा।